हमारे आज के जिसको हम बोलते हैं कि आदरणीय तो है लेकिन लोकप्रिय भी है। और मुझे मुसीबत ये है कि इनका नाम बोलना इतना कठिन लगता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अच्छा से बढ़कर हमको आज इतने आनंद करवाओ कि भविष्य में कितने भी सालों रहे आपकी वाणी का हमको इधर फिट हो जावे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। बाकी का आपको इधर आने के लिए सारी कम्युनिटी, सारा कच्ची लेवा समाज, सभी हिंदू भाइयों के ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आते रहिए, हमको आपके पास जो ज्ञान है वो देते रहिए। और आपका फिर से एडवांस में आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम स्वाहिली में बोलते हैं करीबू मुझे करीबू साना। तो आपने तालियों થી ફરીથી સ્વાગત કરીએ એમનું। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से श्री रामजी वासवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मंच पे जब कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो बहुत सारी बातें सिर्फ खुश करने के लिए कहता है। न मैं राजनीति में हूं और न कोई मेरा ऐसा विचार है। उससे आसानी यह है कि जब आप राजनीति में नहीं होते तो ज़्यादा सच बोलते हैं। मेरे बारे में आपके समाज के इतने सम्माननीय ऐसे ऐसे शब्द बोले जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा हूं। लेकिन एक बात सच है कि हम पूरे भारत के लोग एक ही पटेल को जानते हैं। हम उससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहते हैं। कौन कड़वा पटेल है, कौन लौवा पटेल है, हमको नहीं पता। हमारे लिए सारे पटेल सरदार पटेल हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो बे टाइम राग अलापते हैं, ये 5 बार अपने होने का एहसास कराते हैं क्योंकि ये है नहीं। ये जब मैं पहली क्लास में था तब से दे रहा हूं। लिहाजा मैं एक बात आपके सामने सच सच कहना चाहता हूं। आपके इस देश में, राजधानी नैरोबी में, मैं शायद किसी को नहीं जानता था। कोई मेरे पिछले 50 साल की लिस्ट में कोई ऐसा मेरा दोस्त जिसमें कोई नैरोबी नाम का शब्द आता हो, मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन कैसे गुजरात के एक पटेल ने, जो अमेरिका में हैं, अमेरिकन नागरिकता भी है, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका एक दिन यकायक फोन आता है कि पुष्पेंद्र जी, कुछ लोग नैरोबी में आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा अरुण पटेल जी, अगर आप जानते हैं तो हां कह दीजिए, मुझे तो कुछ और कहना नहीं है। भारत में ज्यादातर और खासतौर से गुजरात का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मैं 2-2, 3-3 बार न गया हूं। ये सिर्फ आपके मुंह पे नहीं कह रहा मैं।
इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे पटेल और इतनी सारी शेरनियां पहली बार देख रहा हूं। इसलिए मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने एक पटेल के साथ धोखा किया, खुले आम खुल्लम खुल्ला आप ही के राज के निकले हुए एक आदमी ने उस बेईमानी में पूरा उनका हाथ रहा। अब हमारे यहां जो संस्कार हैं उसमें कहा जाता है कि व्यक्ति अगर उम्र से बड़ा है और उसने जघन्य अपराध भी किया है तब भी उसका नाम सम्मान से लेना चाहिए। इसलिए हर ऐसी सभा में उनका नाम मैं सम्मान से लेता हूं, लेकिन जो उन्होंने पाप किया है उस पाप को भी सार्वजनिक करना चाहिए। 1946 की वो घटना आज भी पूरे देश से छुपाई जाती है, हर बच्चे से छुपाई जाती है, और कुछ लोग और उनके तमाम चाटुकार लोग कैसे किसी एक कायर को जिसने राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी गद्दारी की हो लेकिन उसको महान बनाने पे तुले हुए हैं। लेकिन समय यह तय करता है कि असली महान वो नहीं था, असली महान असली पटेल था। समय और परिस्थितियों ने पटेल के साथ कुछ किया, जघन्य अपराध किया, लेकिन अफसोस जब होता है जब जिंदा समाज अपने इतिहास को भूलने लगता है। और यह मैं नहीं कह रहा, एक ऐसा शख्स जो हजारों साल पहले कभी आया होगा, बहुत लोग अपने देश से निकल के कहां कहां आए, ऐसे ही एक साहब 1932 में भारत में पैदा हुए होंगे। उन्होंने कभी भारत नहीं देखा, जैसे आप कीनिया में आए हैं उसी तरीके से एक भारतवंशी, उनका जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, उनके पुरखे भारत में रहते थे, और ऐसे ही काम की तलाश में वो लोग निकले। और जो कैरेबियन देश हैं उसमें एक देश का नाम है, जैसे कीनिया में क्रिकेट की टीम के बारे में ही हम जानते थे, उसी तरीके से एक शहर का नाम है त्रिनिडाड, और उसमें एक आदमी 1932 में पैदा हुआ। उन्होंने भारत नहीं देखा था, अपने पुरखों से भारत को सुना था, लेकिन क्या बात उन्होंने कही है जो आज तक कोई भारतवासी कह नहीं पाया। इसलिए आप पैदा कहां होते हैं, किस जाति में होते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है आप करते क्या हैं, यह इंपॉर्टेंट है। आज का 16 साल का बच्चा, 40 साल का जवान, 70 साल का बुजुर्ग उस महान योद्धा को नहीं जानता जिसने ये सच्चाई लिखने की कोशिश की और करके चला गया। आज की युवा पीढ़ी ये समझती है कि जो नए नए लोग आए हैं, जो एंटी इंडिया फंड के माध्यम से किताबें लिखते हैं, मैक्से से अवार्ड ले लेते हैं, कुछ दूसरे अवार्ड लेकर के वो महान लगने लगते हैं, और आज का युवा, हमारा टीनेजर समझता है कि जिसने किताब लिखी है, जिसको पुरस्कार मिला है, यही महान है। और अगर पुरस्कारों की श्रृंखला में भी देखें तो 1932 में जो शख्स ट्रिनिडाड में पैदा हुआ, उसने भारत को अपने पूर्वजों से सुना। वो भारत नहीं आया, आखिर में आए जब जीवन के उनके कुछ क्षण थे तब आए थे। उन्होंने एक किताब लिखी जो आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए, बेटी बेटियों को पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की चर्चा नहीं करते, लोग अपना ही मान बढ़ाते रहते हैं सुबह से शाम तक। अगर योद्धा हमारे घर में पैदा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप योद्धाओं से प्यार करते हैं तो किसी को भी योद्धा बना सकते हैं, यह क्षमता आप में रखनी होनी चाहिए। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल का नाम सुना है किसी ने? किसी ने सुना हो तो हाथ उठाइएगा। जो समाज अपने हीरोज को, अपने योद्धाओं को याद नहीं रखता, उस समाज को इतिहास भी भूल जाता है। इतिहास की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको याद रखे,
आपकी जिम्मेदारी है कि इतिहास अच्छा था, बुरा था, उसे याद रखिए। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो आपने भूलें की हैं उसको दोबारा से न दोहराएं और वो गलती न हो जो हमने इतिहास में की है। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को लोग वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, भारत एक घायल सभ्यता, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। और उसमें जो काम की बात है वो ये है, उन्होंने कहा है कि भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, लूटा, बेटियों का, महिलाओं का चीरहरण किया। यह दुनिया में ऐसा देश है कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया उन्हीं का लिखा इतिहास आप पढ़ रहे हैं, और उसी के कारण आप एक लंबे समय तक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, कुंठा में जी रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आप सीना चौड़ा करके कि हमारे पूर्वज ये थे, ये नहीं कह पाते हैं। सक्सेसिव सरकारें आई, सरकारें आती हैं, जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि सरकार परमानेंट होती है, लेकिन सरकार भी वही काम पहले लेती है जो समाज को चाहिए होता है। लेकिन इन 70 सालों में आपकी प्रायोरिटी कभी राष्ट्र, हमारी आस्थाएं, परंपराएं, सरोकार, मान्यताएं, इसकी कोई चिंता आपने नहीं की। हम सिर्फ इसकी चिंता में रहे, पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, दूध सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, कितनी इनकम टैक्स में छूट दी, कितनी जीएसटी में छूट दी। दुनिया और दुनिया भर के जितने भी देश हैं, वो देश अपनी सभ्यता को जब याद रखते हैं तो दूध और पानी, चावल और बिजली सस्ती की चिंता नहीं करते। ये जीवन का हिस्सा है, होता रहता है। हमारे यहां सरकारें बनती हैं और सरकारों में जितने भी लोग, पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, कभी आपने अपने आप को देखा हो, आप क्योंकि विदेश में रहते हैं, एक लंबे समय से हैं, ये चीज आपके अंदर शायद ज्यादा आपको चोट पहुंचाती होगी। मुझे जिस दिन से ये चोट पहुंचा रही है उस दिन से मैं सब कुछ छोड़ करके इस बात को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कहता हूं। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपसे कहे कि आने वाली जनरेशन आपकी, जिसे आपने पढ़ाया है, लिखाया है, जब उनसे कोई ये बात करे तो वो कहे कि हमारे पूर्वज 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली के चक्कर में किसी को भी सत्ता पे बिठा देते हैं। क्या आपका ये सर कभी ऊंचा हो सकता है कि इतिहास लिखा जाएगा कि भारत के लोग 1 महीने की कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई चावल फ्री दे रहा है, कोई दूध फ्री दे रहा है। हमारी सभ्यता में दुनिया आपको खरीद नहीं पाई, लेकिन आपके लोग खरीद रहे हैं, 2-2 रुपए में आपको खरीद रहे हैं। और दौड़ लगी हुई है, कोई आलू से सोना बना के खरीद रहा है, वो खटाखट दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है। हम कौन थे भाई? दुनिया हमें 1947 के उस पिताजी से नहीं जानती है जो भी गुजराती थे। दुनिया नहीं जानती, ये गलतफहमी है आपको। आज से 10-15 साल पहले लगातार पूरी दुनिया में यह प्रचार हो रहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया कह रही थी, लेकिन भारत के लोगों को अंदाजा नहीं था कि 21वीं सदी हमारी कैसी होगी, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे हो सकता है दूध फ्री बकने लगे, हो सकता है चावल फ्री मिल जाएगा। लेकिन दुनिया जान रही थी, हम नहीं जान पा रहे थे। हम अपने में, तेरे में, ये वाला पटेल, वो वाला पटेल, ये वाला हिंदू, वो वाला हिंदू, ये गुजराती है, ये मद्रासी है, ये तमाम आप जान रहे थे। लेकिन आप सब कौन हैं और किसके वंशज हैं, ये कोई आपको कथाकार नहीं बता रहा था, कोई स्वामी नहीं बता रहा है। लाखों स्वामी हैं, लाखों कथाकार हैं इस देश के अंदर, करोड़ों रुपए लेके प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन आपके होने का बोध आपको कोई नहीं करा रहा है। सबने दुकानें खोली हुई हैं, सबका कोई एजेंडा है, लेकिन आप तो इतनी दूर से चल के आकर के अपने पुरुषार्थ से
झूठ से, फरेब से नहीं है। आपने इस कीनिया में पटेल कौन होते हैं और गुजराती क्या करते हैं यह करके दिखाया है। अब हम इन गुजरातियों का पूरा देश क्रेडिट तो लेता है कि देखो कीनिया में भी ऐसे लोग पैदा करते हैं आप, जो समाज की चिंता करते हैं। और जब समाज की चिंता करते हैं और जब समाज संपन्न हो जाता है तो मैं पूरे तौर पे गुजरातियों को क्रेडिट देता हूं। तो आप अपनी अच्छी से अच्छी चीज भी अपने पास 10-15 साल लिख रखने के बाद आपको लगता है कि अब इसका काम हो गया है, अब इसे दिल्ली भेजो। कोई थोड़ी देर के लिए अपना स्कूटर और कार नहीं देता है, आपने तो दो हमें दे रखे हैं। देते वक्त आपने उसकी जाति नहीं देखी, उसका रुपया पैसा ज्ञान नहीं देखा, डिग्री नहीं देखी। वर्तमान परिस्थिति में जो चुनौती है तो हमारे भारत के सामने, उस चुनौती को उतनी ही ताकत के साथ जवाब देने वाला आपने चुना है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी कई शिकायत भी है आपसे। जो सरनेम होता है उसका महत्व उतना ही होता है जितना आपके मकान नंबर का है। आप कौन हैं, क्या हैं, आपका सरनेम क्या है, मेरा सरनेम क्या है, यह सिर्फ निजी मामला है। आप किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं हैं, यह कोई महत्व नहीं है। हमारे इतिहास में महामूर्खों ने क्या क्या जघन्य अपराध किया है। उसमें सबसे बड़ा अपराध यह है कि यह बताया गया ये कड़वा पटेल है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये फला है, ये ढिमाका है, सब कुछ बताया। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि मां के पेट से ना कोई ब्राह्मण पैदा होता है, ना पटेल पैदा होता है, ना बनिया पैदा होता है, ना शूद्र पैदा होता है। अनंत अनंत काल से भारत कर्म प्रधान देश था, जाति प्रधान नहीं था। किसी ने भी शूरवीर का काम किया है तो वो क्षत्रिय है। अब आप कह सकते हैं क्षत्रिय तो आपने बहुत भेजे थे दिल्ली में, जिनके नाम के आगे छत्री लगा हुआ था। ऐसे भी लोग थे जो घुमा घुमा के कड़ी निंदा कर रहे थे। लेकिन जिसको भेजा मैं नहीं जानता, उन्हें मैं जानना चाहता कि वो जो दो भेजे उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मेरी निगाह में दोनों क्षत्रिय हैं बस। इसलिए मैं कुछ शिकायतें करना चाहता हूं। अगर आपने 1947 की गलती का प्रायश्चित कर लिया है तो अभी इस मझदार में बीच में उसको मत छोड़िए। राष्ट्रों के जीवन में बहुत कम समय आता है जब पूरा राष्ट्र एक सामूहिक शक्ति के साथ खड़ा होता है। हम सब, हो सकता है बहुत लोगों की ओपिनियन अलग होगी, लेकिन जितना मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, पिछले 30-40 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, मुझे ऐसा लगता है इस राष्ट्र के जीवन में ये जो समय है ये बड़ा डिसाइसिव समय है, ये बड़ी निर्णायक समय है। इसलिए इस वक्त हमको कुछ नहीं देखना है। जो युद्ध में युद्धरत है, सिर्फ इस वक्त उसके चुपचाप पीछे खड़े हो जाना है, कोई और सवाल नहीं करना है। बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय के बाद, खासतौर से गुजरातियों को और खासतौर से पटेलों को तो इस बात की चिंता होनी चाहिए। 1946
1946 की 6 घटनाओं को इतिहासकारों ने, चाटुकारों ने, सत्ता के दलालों ने कभी इन घटनाओं को एक साथ नहीं वर्णित किया। एक घटना कहीं लिखी, एक घटना कहीं लिखी, ताकि उन कड़ियों को जोड़ ना पाए। जिस देश की आजादी की डेट ही फ्रॉड हो, उसका भविष्य क्या होगा? जिस देश के अंदर आजादी के नाम पे सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया हो, उसका भविष्य क्या होगा? क्या आप सीना ठोक करके दुनिया के किसी कोने में कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है? कहां पढ़ा, कहां लिखा? चंद मूर्खों ने दुकान चलाई, पूरा देश एक कबूतर उड़ा रहे हैं, झंडा खींच रहे हैं, गाना बज रहा है, वही पर पार्टी चल रही है। आज के बच्चों के सामने, बेटे बेटियों के पास इस संचार क्रांति, ये जो इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज मंच से कोई भी कह के चला जाता है और हम ये मान लेते हैं कि जो मंच पे बैठा हुआ है, ये जो मंच से बोल रहा है, बस ये अंतिम व्यक्ति है। नहीं, आपको पूरा अधिकार है कि मंच से बोलने वाले को सुनने तो आप आते हैं, आइए, अच्छी बात है, लेकिन जो जो वो कह रहा हो उसको वेरीफाई कीजिए और बिना वेरीफाई किए उस बात को दोहराइए मत। कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, और मैं अपने लिए पब्लिकली कहता हूं, अगर इस मंच से खड़े होकर के जहां इतने सारे लोगों के सामने मैं बोलता हूं, इन युवा बेटी बेटियों के सामने बोल रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने मेरी बात पे ताली बजाई, मेरे लिए सम्मान प्रकट किया, लेकिन मैं यहां से जब उतरा तो पता चला कि 10 बातें मैं झूठ बोल रहा हूं। जिस क्षण भी मेरे मुंह से ऐसा कुछ होगा, जब भी मुझे यह एहसास होगा कि मैंने किसी बात को अपने स्वार्थों के लिए उसको मैंने गलत परिभाषित किया है, किसी ने भी पूरे हिंदुस्तान से लेके जब भी मेरी कोई सभा हो, अगर एक 15 साल का बच्चा भी उठ के साबित कर देगा, उस दिन मेरी आखिरी स्पीच होगी। ये पूरा सफर कुछ पाने वाने के लिए नहीं किया गया है, कुछ बनने बनने के नहीं लिया गया है कि चलो बेरोजगार थे तो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ठाक जीवन, ठीक ठाक कैरियर छोड़ के अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए कुछ कोई देगा, इनसे ये मिलेगा, इसकी चिंता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली साहब की कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं है। And the transfer of power is not equivalent to the independence. एक जघन्य अपराध, दूसरा जघन्य अपराध जिससे गुजरातियों को चोट पहुंचनी चाहिए। हर गुजराती को यह पता होना चाहिए, वो भले ही उसकी जाति क्या है, वो किस इलाके में रहता है, यह महत्व नहीं। गुजरात मीन्स गुजरात। जब गुजरात वाले इस बात में प्राइड लेते हैं कि हमने पिताजी को भेजा था, तो पिताजी की गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर उस राज्य से आपने किसी को उस गलती को सही करने के लिए भेजा था, तो उसका सीना ठोंक करके आपको गर्व भी होना चाहिए। एक तरफा नहीं है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा है, और अगर इतिहास की किताब सरकारें तय करती हैं और उसमें नहीं लिखना चाहती, तो आपको इस सच्चाई को जानने के लिए कौन रोक रहा है? और जब पता चल गई है तो 10 लोगों को बताइए, तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये खटाखट 8,000 रुपए डालने वाला किसका वंशज है। तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या समझाना चाहता हूं। इसका कसूर नहीं है कि जो कमीज के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, उसका कसूर बिल्कुल भी नहीं। उस पर रहम खाओ, उस पर थोड़ा तरस खाओ। वो जिनका
वंशज है उनके बारे में जरा पता करोगे तब पता चलेगा कि ये हुआ क्या है, ये गड़बड़ कहां है। वहीं पे डीएनए की गड़बड़ है, उसको खुद नहीं पता बेचारे को। 1946 मार्च का महीना, देश में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्ष को चुनना था, क्योंकि 46 में जनवरी की डेट याद रखिए, मार्च की डेट याद रखिए और उसके बाद में अगस्त की डेट याद रखिए, सितंबर की डेट याद रखिए। तब चारों को आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बड़ा तो बोफोर्स का भी घोटाला नहीं था। जनवरी 1946 में देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ। कुल मिलाकर 185 सीटें थीं, 1585, उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी ने बाकी जीती। और जिस मुस्लिम लीग ने 86 में इस इलेक्शन में हिस्सा लिया 1946 में, उसी मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। लेकिन 46 के इलेक्शन में उनको लगता था कि उनकी मेजॉरिटी आएगी, नहीं आई। लेकिन देश के मुसलमानों ने अपना मत प्रकट करते हुए 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग को जिताई और बाकी मुसलमानों ने कांग्रेस की सीटें जिताई। रिजल्ट आ गया, उनको लगने लगा कि वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। और मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, और कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उन्होंने हमारे पिताजी से सीधी बात की, दो टूक। उन्होंने कहा कि हम सत्ता का हस्तांतरण करने आए हैं, लेकिन यह बात हम साफ कर दें कि यह सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस पार्टी को होगा, और कांग्रेस पार्टी में हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं। वो ये कह गए साफ साफ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई कि कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाएं, कैसे समाज को मूर्ख बनाएं, क्योंकि ये मीटिंग तो कोई सार्वजनिक तो होती नहीं थी। तो वैसे ही अनाउंस हुआ मार्च के अंदर कि कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना है, और उस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई। तो आप सोचिए कि आज की जो कांग्रेस है, जिसको आप देखते हैं, जिसकी अध्यक्ष 272 है, वो उसको सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस कांग्रेस में कैसे कैसे योद्धा थे। इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है, योद्धा कौन है, वो कहां बैठा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस समय भी उन्होंने बड़ा काम किया। आज की ये चवन्नी छाप जो पॉलिटिक्स है, इसमें उन योद्धाओं को छोटा मत समझिए। उस परिस्थिति में बड़ा काम करके गए, लेकिन हमने उन योद्धाओं को याद नहीं रखा क्योंकि किसी पार्टी का नाम उनके आगे लगा था। यह महत्वपूर्ण नहीं है। सब हमारे यहां योद्धा हैं, ऐसी भी गलतफहमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जब नाम घोषित हुए उम्मीदवारों के, तो पूरी कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं बनाया, क्योंकि सबको पता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनेगा वो सत्ता के हस्तांतरण के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप उसी के पास जाएगी। सारे कांग्रेसियों ने गांधी जी की दबाव के बावजूद भी, जैसा भी मॉरल इमोरल उनका चरित्र था, उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने गांधी की नहीं सुनी और उनका नाम नहीं
शामिल किया, तब गांधी जी ने जा करके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहा, नेहरू मेरी पहली पसंद है। और उस दबाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया और वो उम्मीदवार हो गए। उस वक्त उम्मीदवारों में एक पट्टाभी सीतारमन थे, एक सरदार पटेल थे और एक नेहरू थे। या नहीं, जिस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार ऑफिशियली नहीं बनाया, हमारे पिताजी के कहने के दबाव में उनको उम्मीदवार बना दिया। और फिर आप उन कांग्रेसियों का चरित्र देखिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, ये जो कांग्रेस है इसको मत देखिए, इसमें वो लोग भी थे, उसी कांग्रेस में पटेल भी थे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वोट पड़े 15 प्रांतीय असेंबली से, तो 15 वोट में से एक वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट नोटा में चले गए और बचे 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन कमाल की बात है, आज लोग कहते हैं इलेक्शन में मशीन हैक हो गई। गांधी जी ने तो 1946 में मशीन हैक कर ली थी। सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद किस तरीके से दबाव डालकर, और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ओरिजिनल सोर्स के बगैर मैं एक शब्द नहीं बोलता हूं, चाहे उनकी किताब के बारे में बोलूं जो बिना कॉरियर के नीचे आई है, नहीं बोलता मैं। आप सोचिए कि गांधी जी ने इस पूरी स्थिति को पढ़ लिया था कि ये जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने उम्मीदवार बना तो दिया है मेरे दबाव में, वो ये जानते थे, तो उन्होंने सबसे नजदीक जो उनके सारे कुकर्मों के गवाह हैं, वो कितना महान आदमी होगा, आप उसका भी नाम नहीं जानते। गांधी जहां जहां गए सब जगह साए के साथ रहे। गांधी जी ने इस स्थिति को जानते थे कि गड़बड़ हो जाएगी तो हमें रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करना ही फाइनल होगा। तो सबसे नजदीकी व्यक्ति जो उनके साथ पिछले 50 साल से हर जगह जाते थे, उनकी देख रेख में उस चुनाव की प्रक्रिया की गई ताकि आखिर में कुछ होगा तो खेल हो सकता है। उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। कृपलानी साहब भी गजब के आदमी हैं, ऐसे बहादुर आज की डेट में तो मिलते नहीं हैं। उस सब कुछ होने के बाद जब वो उनको 12 वोट मिल गए तो उनको चिट दी गई कि आप इस्तीफा दे दीजिए। सरदार पटेल ने एक बार ऑन रिकॉर्ड नहीं दिया, जब दोबारा किया तो उनको अपना अपमान लगा और उन्होंने पर्ची फाड़ी और उठ के चले गए। इस झूठ फरेब के साथ भारत में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। और यह सारी घटना आचार्य जेबी कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड हिज थॉट में लिख के गए हैं। लेकिन कांग्रेसी ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, आचार्य कृपलानी की किताब ही गायब कर दी, मिल ही नहीं रही। इसलिए प्रकृति कब कहां किसको किस लिए चुनती है, यह उसे पता नहीं होता है। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं, न ये गलतफहमी हमको है। पता नहीं कौन सी बात हुई, हमको आज तक समझ में नहीं आती। जो व्यक्ति 4 लोगों के सामने में बोलने में शर्माता हो, उस प्रकृति ने कौन सी ऐसी ताकत दी कि 15 साल से यही बोल रहे हैं पूरे देश भर में। और फिर इसी बोलते बोलते में यह आवाज किसी जगह गूंजी और इस देश के किसी कोने से किसी ने मुझसे संपर्क किया कि पुष्पेन जी, जिस किताब के लिए आप परेशान हैं, आप चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे गायब जरूर कर दिया है, लेकिन मेरे पास पीडीएफ है। फिर उसको छपवाया, फिर दिखाया, क्योंकि बिना सबूत के बात करेंगे तो थोड़ा गलत होगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना आज के, ये सत्तू खा के नहीं आए हैं। ये जो युवा जिन्हें हम टीनेजर कहते हैं, इन्होंने सत्तू नहीं खाया है। इस मंच पे बैठने वालों ने सत्तू जरूर खाया होगा।
और जो सत्तू खाता है वो 8-9 घंटे तक काम कर सकता है। इस पीढ़ी ने मैगी खाई है जो 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलती है। इसलिए इनसे ये उम्मीद करना कि मैं यहां से कोई बात कहूंगा फिर किताब बता दूंगा और ये किताब खोजने में, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे। 2 मिनट में खाना, 2 मिनट में डाइजेस्ट, 2 मिनट में डायलॉग। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं इस जनरेशन में बेटे बेटियों से कहता हूं, आप उस दौर में पैदा हुए हो जब इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से है। हमको किसी देश का प्रधानमंत्री पता करना होता था तो भाई साहब किताब खरीदनी पड़ती थी और किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। उस जमाने तनख्वाही 300 रुपए पिताजी की होती थी तो 35 रुपए की किताब खरीद के भाई साहब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वेरीफाई कर सकते हो। इसलिए आज का युवा अगर भ्रमित होगा, वो किसी भी कारण से हो, सब्जेक्ट में हो, वो यही नहीं समझ पा रहा है कि ये पिछले 70 सालों से भाईजान थे। बेटे बेटियों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई कौन है और चारा कौन है ये पता चल गया? नहीं पता चल रहा। अरे कोई बेटी फ्रिज में मिल रही है, कोई सूटकेस में मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि आपको उनकी किताब के बारे में कुछ नहीं पता। आप समझ रहे हो कि इस आधुनिक दौड़ में महंगी गाड़ी आपके पास हो, महंगा कपड़ा आपके पास हो, नहीं। अगर आत्मशक्ति मजबूत है तो एक आदमी जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक ही कपड़ा लपेटा उसने और सत्ता को नीचे उतार दिया, वही है मेरा पूर्वज जिसको आचार्य चाणक्य कहते हैं। आप इस सदी के अंदर खूबसूरती की, सुंदरता की निशानी तैमूर को अम्मी समझती हो, यही दुर्भाग्य है। अगर सुंदरता ही तय करनी है और सुंदर बनना ही है जो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई बनिए। जिस दिन भी आप जीजाबाई का एक अंश भी ले लेंगी, भाईजान आपके आसपास नजर नहीं आएंगे। तब हमारी बेटी बहन किसी सूटकेस में नहीं मिलेगी, वो उसको बहका नहीं सकता है, वो उसको प्रलोभन नहीं दे सकता है। वो तरह तरह के यंत्र तंत्र करके आपको किसी तरह जाल में फंसाता है और आप जाने अनजाने में, क्योंकि घर में माताजी को फुर्सत नहीं है, पिताजी को पैसा कमाना है, माताजी को सास भी कभी बहू सीरियल देखना है। आज कौन सी लेटेस्ट साड़ी आई है, ये अगर नहीं होगी तो समाज में मैं पीछे रह जाऊंगी। माओ क्या कर रहे हो? आप अपनी बेटी से बात तो करो, उसके मन में भी बदलते हुए समय के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, उसका आत्मबल मजबूत हो जाएगा। बहुत कम समय है, बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जब किसी को यह पता चल जाता है, जब तक आपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था तब तक दुनिया आपको ऐसी समझ रही थी कि यहां पिताजी जैसे ही लोग आएंगे। लेकिन जब आप शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, पूरे विश्व को चुनौती देते हैं, तब ध्यान रखिएगा, तब आपकी शक्ति को समाप्त करने के लिए कई कई किस्म के परपंच होते हैं जो आपको पता नहीं चलते हैं। ये लव जिहाद उसी का हिस्सा है। एक तो जिहाद, ना तो जिहाद के मतलब जानते आप, और फिर लव, दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन यह चल रहा है, कहीं केरल में हो रहा है, कहीं आसाम में हो रहा है। अरे मैं ये मानता हूं जो कमजोर होता है वो किसी मजबूरी में किसी शक्तिशाली के दबाव में हो जाता है। यहां उल्टा हो रहा है, पंचर जोड़ने वाला हमारी एमबीबीएस की बेटी को फंसा के ले जाता है। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपनी सभ्यता के बारे में सोचो, किस रास्ते पे हम भाग रहे हैं। कोई बोलना ही नहीं चाहता। समस्या हो जाती है, पहले जाओ, फिर कहते हैं उसे वापस लाओ।
इसलिए सच जानिए, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया, लेकिन सरदार पटेल रोए नहीं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने सरदार पटेल की वो स्पीच अवेलेबल है, उनकी आवाज में है, उसे जब भी सुनिए ना आपका ब्लड जो है ना खौल जाएगा। जब भी सुनिए, इतना विजनरी आदमी इतनी बड़ी बात 1946 में कह रहा है, कलकत्ता के मैदान में कह रहा है खड़े होकर के, और उनकी अपनी आवाज है। कोई और सुने ना सुने, कम से कम 5 करोड़ गुजराती तो सुनते भाई। समस्या की जड़ पे हमला किया उसने। ये इस बात की चिंता नहीं की कि दुनिया उनको कैसे याद करेगी, इसकी कतई चिंता नहीं की उन्होंने। इसलिए समय पे सच बोलना महत्वपूर्ण होता है। जब समय निकल जाए तो उस सच की कोई महत्वता नहीं होती है। इसलिए इतिहास में कुछ भी कहो, कितना भी दबा दो, एक समय आता है, सच को जितना गहरा दबाओगे, एक समय आने के बाद वो सच उतनी ताकत से बाहर निकलता है। इसलिए सरदार पटेल ने जनवरी 1948 को कलकत्ता के मैदान में एक स्पीच दी है। उस स्पीच में साफ साफ कहा कि ये जो जितने मुसलमान यहां पड़े हुए हैं, आपने पाकिस्तान मांगा, आपको पाकिस्तान मिल गया, अब आप ये कहते हैं कि हम भारत में रहेंगे, ये नहीं होगा। आपने अपना हिस्सा ले लिया, अब आप जाइए। और ये जो भाई भाई की बातें कर रहे हैं, ये कहे कि हमें बेवकूफ न बनाइए। कोई आज 2024 में कह सकता है? नहीं कह सकता। आपके आदमी में इतना बल था। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनके साथ धोखा हुआ, उसमें सब मिल गए और प्रधानमंत्री के पद पे उनको नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जो शक्ति उनको दी गई, जो मिली उनको, उसमें भी वो अपना काम करके गए। इसलिए उनके नाम ही लिखा हुआ है कि भारत में जितनी रियासतें थीं, उस रियासतों को सिर्फ लौह पुरुष सरदार पटेल ने एक किया, कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है, कुछ कागजी लोग, झूठे मक्कार इधर उधर से कुछ बड़े बन गए हों, उनकी स्थिति क्या है और आपकी स्थिति क्या है? अगर 2024 के इस भारत में मीठा खाना, फौज में न जाना, ये तमाम सारी चीजें गुजरातियों के माथे पे हैं। ये फौज में नहीं जाते, ये डरपोक होते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये मीठा खाते हैं, ये कहते हैं तो गुजराती अपने आप कॉम्प्लेक्स में क्यों आ जाते हैं? आप, मैं तो गुजराती नहीं हूं। आपको सीना ठोंक के कहना चाहिए, गुजराती मीठा खाना खाएं, फौज में न जाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गुजराती मीठा खाना खा करके भी फौजी के हाथ में बंदूक देने के लिए पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल नहीं बने तो आपने इस वाले से पूछा था, इसका नाम तो पटेल नहीं है, लेकिन इसने अच्छे अच्छों को कहा इससे अच्छा तो पटेल ही था। तो ये भाव इसलिए नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि यूएन की मीटिंग में सो रहे थे वो। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमने देखे हैं जो 10 साल तक बोले ही नहीं। अजब गजब प्रधानमंत्री देखे। एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट बताया जाता है। जरा उन्होंने कैसी कैसी मूर्तियां बनाई हैं बताता हूं मैं आपको। जब भारत की तथाकथित आजादी की बात हो रही थी और वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था, कभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप क्योंकि बाहर आते हैं, विदेशों में जाते हैं,
हम यूपी वालों के पास तो एक ही है, हमारी पॉपुलेशन 24-24 करोड़ है, लेकिन एक आया है, उसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। मैं निजी तौर पे उनको पहले से जानता हूं। उसके राज में लोग बोले पेंडिंग नहीं रहता है कोई काम। अरे मैंने कहा पेंडिंग जब रहेगा जब उसके वस्त्रों में जेब हो। तो सवाल यह है कि यह जो बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या किसी ने पूछा उसकी जाति क्या है? समाज जब बदलता है तो आपके बीच में से पुरुषार्थी अपने आप पकड़ लेते हैं आप। इसलिए 2014 में जो कुछ भी हुआ हो, मैं खुले उसमें कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल करेक्ट मैन। नहीं 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 नहीं, मुझे करेक्ट रहना है। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मेरा जिम्मा नहीं है, आपका जिम्मा नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, मुझे और आपको नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं, आपके पीठ पीछे कहता हूं, कोई सभा ऐसी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा फंड मुझे गुजराती देते हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन गुजराती फाफड़ा और खाकड़ा खिला के वापस भेज देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की उनसे। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा मानना है बहादुर है तो बहादुर की तारीफ होनी चाहिए, वो मेरा हो अपना हो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचिए कि उस आदमी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो तो चला गया, लेकिन कितना बड़ा फ्रॉड है इतिहास का। और ये 70 साल पुराना फ्रॉड है, कोई हजारों साल वाला फ्रॉड नहीं है। लेकिन हम दुनिया की बातें करते हैं, अपने समाज में उस स्थिति को जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं ये ठीक नहीं होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये उस भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन से कहे कि शहर में ये अच्छी फिल्म लगी है, मैं सिर्फ तेरे साथ ही देखूंगा, चल मेरे साथ। वो मां अगर अपनी बेटी से कहेगी कि शहर में अच्छी फिल्म लगी है, मैं तेरे साथ जाऊंगी। उस बेटी के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन अगर आपको फुर्सत नहीं है तो वो फिर पता नहीं किसके साथ चली जाएगी और फिर वो फ्रिज में मिलेगी या सूटकेस में, ये पता नहीं है आपको। इसलिए 1947 को एक ऐसा पाखंड हुआ है, आपने जाने अनजाने में, हो सकता है कि उस वक्त लोग एक बड़े संकट से गुजर रहे थे तो लोगों ने शायद उस इतिहास की बात पढ़ने का दिन नहीं रहा होगा, समय नहीं रहा होगा। लोग जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सरकार चली गई थी, अंग्रेज जा रहे थे, यहाँ भारत में बदलाव हो रहा था। उस मार काट में 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पे ये भारत बटा होगा, तो क्या मनोदशा उस वक्त रही होगी। लेकिन उस बीच में क्या फ्रॉड हुआ, यह सुनने की बात है। 15 अगस्त से पहले एक 14 अगस्त आई। 14 अगस्त 1947 तक जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय कौन था? मेरे बेटे बेटियों, संचार क्रांति के दौर में भी चुप रहोगे तो बात नहीं बनेगी। ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था। यह कितनी खूबसूरत आजादी है। 15 अगस्त 1947 को कहा जा रहा है कि भारत आजाद हो गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को लास्ट वॉइसरॉय फॉर ब्रिटिश इंडिया बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह कौन सी आजादी थी? अगर लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो आजादी कौन सी थी भाई? फिर किस लिए ली थी आपने आजादी? और यही नहीं हुआ, ताज्जुब की बात है, हमारे चचा जान ने एक चिट्ठी लिखी है, ब्रिटिश आर्काइव से निकाली हुई चिट्ठी है। जब तक किसी चीज को 10 बार 10 सोर्स से प्रमाणित नहीं करता, किसी मंच से नहीं बोलता।
28 अप्रैल 1948 भारत का तथाकथित झूठा, चोरी से, डकैती से बना हुआ प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखता है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को, और क्लेमेंट एटली को वो चिट्ठी लिखी जा रही है। उसकी शब्दावली पढ़िए, 28 अप्रैल 1948 चिट्ठी में लिखा जा रहा है, महामहिम, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं। यह तथाकथित आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री लिख रहा है, और आपसे आज्ञा और आज्ञा चाहता हूं, आपका अनुमोदन चाहता हूं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा कर दिया गया है, लिहाजा आपसे अनुमोदन चाहता हूं कि मैं बंगाल के गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की मुझे अनुमति दी जाए। यह चिट्ठी क्लेमेंट एटली के मिनट्स में से ली है। हम घूम रहे पूरी दुनिया में, हम भारतीय हैं, हमने आजादी ली है, क्या सोचती होगी दुनिया हमारे बारे में भाई? महंगे कपड़े, महंगी कारें वालों में घूमने वाले अपने इस देश की आजादी की डेट गलत है। ये आजाद नहीं हुआ है, उसे आजाद कहते घूम रहे हैं। 15 अगस्त को झंडा फहर रहा है, जनगण बज रहा है, सब धुन बज रही है, इस धुन में सब खो गए हैं। दुनिया आपको आपके उस पुरुषार्थ से जानती है कि ये किसके वंशज हैं। ये 47 के पिताजी से आपको नहीं जानती, जहां जगह जगह लठ लेके खड़े हैं वो। इसलिए सच बोलिए, एक जघन्य अपराध नहीं किया हमने, बहुत से जघन्य अपराध किए। इन 70 सालों में हमारी चुप्पी ने, हमें क्या फर्क पड़ता है, वोट दे दिया है बस, खत्म। बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं वो, कितने प्रकार के गोत्र निकालते हो, जरा सोचो। गोत्र कौन सा है, किस एरिया का है, कहां था, इसका दादा पागल तो नहीं था, इसकी मां ठीक ठाक तो नहीं थी। ये तमाम बेटी के लिए गोत्र ढूंढते हो मेरे भाई, क्योंकि बेटी को आप किसी के साथ संबंधों के लिए दे रहे हो। इतनी इंक्वायरी, वो वहां मेरी मौसी रहती है, उनसे बात करना, वो पता करेंगी लड़का पागल तो नहीं है। ये देखो शाम को जुआ खेलता। इतनी इंक्वायरी एक बेटी की शादी करने के लिए करते हो, जब राष्ट्र के लिए तुमको दूल्हा ढूंढना था तो पागल को चुन लेते हो यार। ये राष्ट्र आपका नहीं है कि बेटी का पति ही सिर्फ आपका है। इस देश में चुनने वालों से पहले देखो कि ये राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसे चुनने का, उसे जवाब देने की जिसमें शक्ति हो उसे चुनिए, उसके अलावा छोड़ दीजिए। इसलिए यहां से गलती चलते चलते कहां तक गई, 1961। ये मैं अपने भारतीय गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये सोचिए थोड़ी देर के लिए। उत्तेजनात्मक नारे लगाने से सभ्यताएं जिंदा नहीं रहती। सभ्यताओं में जब आकलन होता है तो कहां खड़े होते हैं आप। 1961 एक महिला का नाम हमारी राजनीति में बहुत आता है, बताइए कौन है वो? बोलिए। अरे यार, आप प्रधानमंत्री चुनते हो, होम मिनिस्टर चुनते हो, आदमी का नाम बता दो यार, सादा कुछ आप ही के पास है। हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा मत करो, नहीं पता चले कि गुजरातियों की नहीं, ये बिहारियों की सभा है क्या। एक महिला भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी, हमारे फूलवाले चचा की दोस्त। 1961 कुछ भी चीज मैं ऐसी इस सभा में नहीं बता के जाऊंगा जो पढ़े लिखे बच्चे कहें कि पता नहीं क्या कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दो, अगर आधी इसमें रहेगी तो आधी इसमें आ जाएगी। ये छोड़ने वाले नहीं, गुजराती हैं, एक कैमरा नहीं लगाया इन्होंने, कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे मेरे लिए। 1961 में इंडोनेशिया के एक टापू पर चचा की दोस्त छुट्टी मना रही थी,
और छुट्टी मनाते मनाते उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। चचा बड़े गमगीन थे। एक महिला जिसका भारत की संसद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लेना देना किसी व्यक्ति विशेष से था। 61 में उनका देहांत हार्ट अटैक से इंडोनेशिया के एक टापू पे हुआ। यह खबर जब दिल्ली आई तो चचा बहुत गमगीन थे और उन्होंने अपने निजी रिश्तों को दबाव बनाते हुए भारत में सारे जितने भी लोग उस समय लोकसभा में मौजूद थे, संसद में लॉर्ड लूज माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के देहांत पे श्रद्धांजलि दी गई। जबकि संसद में श्रद्धांजलि सदस्य के अलावा किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति तो होती है, किसी की निजी दोस्त के प्रति नहीं होती। वो चली गई 61 में। 1979 उनके असली पति लॉर्ड लूज माउंटबेटन साहब ग्रेट ब्रिटेन में इंडियन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के लोगों का एक युद्ध चल रहा था और वो ब्रिटेन के किसी हिस्से को अलग करना चाहते थे। वो माउंटबेटन साहब, उन्हें भी निराले शौक थे। वो टूना मछली का शिकार करने उस नदी में थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह चला रही थी। किसी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था, बटन दबाया, लॉर्ड माउंटबेटन के चिथड़े उड़ गए। भारत आजाद है, इसलिए बताना चाहता हूं यह घटना ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। भारत की नेवी के 2 फ्लीट यहां से वहां गए और उनको सलामी देके आए, हम आजाद हैं। 20 जनवरी 1948 भारत का विभाजन हो गया था। हजारों सनातनी हिंदुओं को इस्लामिक आताताइयों ने उनको लूटा मारा। लूटे पिटे लोग यहां आए। दिल्ली के अंदर एक रोड है जिसे मंदिर मार्ग कहते हैं। उसी मंदिर मार्ग के ऊपर स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक मंदिर बनाया है जो जमीन से कोई 10 फीट ऊपर है। उसी मंदिर मार्ग के ऊपर एक बिरला मंदिर है। जब भी दिल्ली जाएं देख के आएं। मेरी बात को मान लें बस इतनी देर के लिए, जब तक मन आपको वो सच न पता चल जाए तब तक कहिएगा मत किसी से। उस मंदिर मार्ग में गांधी जी अपनी पूजा पाठ कर रहे थे और पाकिस्तान से लुटा पिटा जिसकी मां बहन बेटियों के साथ रेप हो चुका था, वो बहुत हॉस्टाइल आदमी था। उसका नाम था मदन लाल पाहवा। और ऐसे मान लीजिए कि ये बिरला भवन है, यहां गांधी बैठे हैं और वो जो सामने आपकी दीवार है वहां पे बाउंड्री है। मदन लाल पाहवा हॉस्टाइल बहुत था, बहुत गुस्से में था। दिल्ली की सड़कों पे लाशें पड़ी हुई थी। उसने एक सुतली बम ऐसे करके फेंका। गांधी यहां बैठे थे, वो वहां दीवार पे टकराया और फट गया। 20 जनवरी 1948 की घटना है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो रिटायर हो चुका था उनको एक्सटेंशन देके दोबारा कमिश्नर बनाया। और पुलिस कमिश्नर, सब कुछ रिकॉर्ड में अवेलेबल है। पुलिस कमिश्नर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पब्लिकली 10 दिन पहले कि दिल्ली के अंदर 7 लोग, उनका नाम लेके बताया, वो दिल्ली में मौजूद हैं और किसी भी समय गांधी की हत्या कर सकते हैं। इस सब के बावजूद आज की डेट में 2-2 कौड़ी के चोटे उठाई गिरों को 5-5 ब्लैक कैट कमांडो मिलते हैं। 48 का गांधी बहुत ताकतवर गांधी था। 48 आते आते तक गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया था। इस सब के बावजूद भी उनको एक सिपाही नहीं दिया गया। ये बात कह के मैं समाप्त कर देता हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं
कोई और फंक्शन होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि एक तो आपको देख के, इतनी सारी माँओं बहनों को देख करके, ये गुजराती, दिल्ली में 2 गुजराती, मुझे दिल्ली में रहना है भाई, इसलिए मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये नाराज़ होंगे, उसका असर वहाँ पड़ेगा, तो जो मुझे सिक्योरिटी दी हुई है वापस ले ली तो और मेरी जान चली जाएगी भाई। इसलिए मैं कुल मिलाकर के शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि गांधी के ऊपर हमला हुआ, गांधी दूर दूर तक नहीं थे, उस हमले के बाद उनको एक गार्ड तक नहीं दिया गया। लेकिन असल बात बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली 10 दिन के बाद 30 जनवरी को गांधी की हत्या दिल्ली में हुई। तो जो 20 जनवरी की घटना थी, जब उसको आप समझेंगे तब आपको 30 समझ में आएगा। पूरे देश में कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। गांधी इतना बड़ा था उस वक्त, बहुत बड़ा नाम हो चुका था गांधी। आप सोचो कि इस पूरे भारत में एक महिला मिलने गई उनसे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस देश के राइटर ने अपनी किताब लिखी है। उन राइटर्स में 2 भाई हैं, एक लैरी एक डोमिनिक्यू, और किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, और पेज नंबर है 631, पैरा नंबर है 4, उसे पढ़ लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी हिंदूवादी ने लिख दी है किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। राइटर है लैरी एंड डोमिनिक्यू, किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, पेज नंबर 631, पैरा नंबर 4 पर जो लिखा है वो बहुत चौंकाने वाला है। इस हमले के बाद जो मदन लाल पाहवा ने किया था, पूरे देश का कोई लीडर नहीं गया, जबकि आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि 48 का गांधी बहुत बड़ा गांधी था, पूरे देश में शोक मनने लगा, लेकिन कांग्रेस के लीडर नहीं गए। एक महिला गई, और वो महिला उस राइटर से बातचीत करते में ये बात उसने कोट की है, और वो गांधी के पास गई और गांधी के साथ जो उसने वार्तालाप की है वो डोमिनिक तक कम ने किया, और वो लिखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स है। और वो गांधी से कहती है कि गांधी जी, आप पे जानलेवा हमला हुआ, आपको डर नहीं लगा? तो गांधी, ये उस महिला का बताया हुआ है, वो महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रोल है उसका, समझने की कोशिश कीजिए। वो महिला कहती है कि गांधी ने मुझसे कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, हां मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे चेहरे पे मुस्कान हो और मेरे मुंह से हे राम निकले। 10 दिन बाद सचमुच उनकी हत्या हुई, और उनके चेहरे पे मुस्कान थी और उनके मुंह से हे राम निकला। ये बड़ा संयोग है भाई। उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नाथुराम गॉडसे ने गोली मारी, वहीं खड़ा रहा, उसने पुलिस को बुलाया कि मुझे गिरफ्तार करो। गांधी जितनी देर तक जिंदा रहे, गांधी जहां पे लेटे हुए थे, जहां उनको गोली लगी थी, वहां से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अगर एक 70 साल का व्यक्ति भी पैदल जाता तो 3 मिनट में चला जाता। फिर बाद में लोग मिलने गए। उस एडविना माउंटबेटन ने यह बात बताई है। एडविना माउंटबेटन गई थी या 20 तारीख को एक कहानी गढ़ के गांधी से मिली थी, और गांधी ने यह कहा था या नहीं कहा था, लेकिन गांधी के चाहने वालों ने एडविना माउंटबेटन के बहाने गांधी की अंतिम इच्छा तो पूछ ही ली थी और उसे 10 दिन बाद पूरा कर दिया। तो एक पाप नहीं है, ऐसी हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको लगेगा कि जो आज हम जिस रास्ते पे खड़े हुए हैं उसकी जड़ में जब तक हम मट्ठा नहीं डालेंगे, उस जड़ को नहीं ठीक करेंगे, पत्तों पे पानी लगाने से बात नहीं होगी। ओरिजिनल इतिहास पढ़िए, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसके तहत पढ़िए। आयरा गैरा का जो लोग लिखवा लेते हैं, इतिहास लिख दो, जो आज की डेट में तो जाने कौन कौन से 40 लिखे जा रहे हैं। चाटुकारिता में कुछ भी लिख दो, इतिहासकार लिख रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं 70 साल से। इसलिए समय आया है कि सच बोलें और जोर से बोलें। और फिर मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं खासतौर से, आपने कहा कि आते रहिए,
कीनिया अगर पैदल आने का रास्ता होता तो मैं हर बार आ जाता। और कोई गुजराती और गुजराती समाज का सबसे बड़ा संपन्न व्यक्ति ये कहे कि आप आते रहिए, तो ये आधा अधूरा इनविटेशन मत दीजिए। लोगों की निगाह में आप ये कहेंगे हमने तो उन्हें बुलाया था, तो पुष्पेंद्र पैदल आएगा? बताइए। आपने कहा आते रहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आएगा कैसे? पैदल हैं? वो ये कह रहे टिकट देने के बाद खाना कौन खिलाएगा? अरे गुजरातियों यार, पूरे देश को तुमने 2 लोग दे करके बताया एहसान किया है, मेरी टिकट का इंतजाम करेंगे ये इसी के? ये तो कोई भी गुजराती कर देगा यार, इसके लिए कोई चिंता है? आने की देंगे, जाने की नहीं देंगे। इतना ऐसा मत करो। माना कि आप बिजनेस में सुपीरियर हैं, सब बात ठीक है, लेकिन इनको मालूम है कि बुला लो फिर जाएगा तो किसी ना किसी तरह चला जाएगा चंदे पे, आने का देना चाहते हैं। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं, मुझसे अच्छे और बेहतरीन लोग, अच्छी बातें कहने वाले, सच बात कहने वाले इस वक्त देश में कुछ लोग ही हैं, वो कह रहे हैं। और इस वक्त इन बेटे बेटियों को हमको किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं रखना है। इनको सच बताओ, ये छत्रपति शिवाजी की मां और रानी लक्ष्मीबाई बनने की शक्ति रखती है। इनको इतना कमजोर मत कर दो डरा करके कि ये सूरज को देख लेंगी तो इनका रंग काला हो जाएगा। यहां तो ब्लैक ब्यूटी घूम रही है पूरे देश में। अपने होने पे गर्व करो, अपनी मां पे विश्वास रखो, अपने परिवार पे विश्वास रखो, और किसी से डरना नहीं है। सनातन सभ्यता के मानने वाले ये मानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो कब कहां कैसे जाएगा यही तय नहीं है। ध्यान रखिएगा। कोई आपने गार्ड लगा रखे हैं, आप पे ज्यादा पैसा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब समय आएगा आपको उठा के ले जाएगा। जब आपका समय आएगा तो दुनिया को लोग नहीं जानते थे। एक आदमी जिसके बारे में कहते वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत उसे ज्ञान नहीं है, वो ये नहीं जानता, वो अंग्रेजी नहीं जानता, पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है। बड़े आंकड़े थे, ये ऐसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, दिल्ली वालों ने अपना दिमाग चलाया, सब धरे रह गए, सब यूं कर रहे हैं, बस अब कुछ बचा नहीं है। जो बहुत बड़े थे हृदय हिंदू सम्राट, वो 95 साल की उम्र में अपने घर में टहल रहे हैं, कब आएगी? डेस्टिनी पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। कोई दुनिया आपको भीख नहीं दे सकती। अपने पुरुषार्थ को जानिए, अपने आप को जानिए, आप किसके वंशज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई गुजराती की बेटी को आंख उठा के इसलिए नहीं देख सकता कि उनको बेवकूफ बनाना आसान है, नहीं। ये हर भाई की, हर पिता की, हर बेटे की जिम्मेदारी है। अगर बेटी और बहन वो हमारी सगी हो, पराई हो, इसका मतलब ही नहीं है। सड़क पे चलते वक्त अगर कीनिया की सड़क पे किसी ने भी सनातनी हिंदू बेटी की तरफ आंख उठा के देखा, वहां गुजराती है, वहां पहाड़ी है, वहां उत्तराखंडी है, महाराष्ट्र है, एक बार गरेबान पकड़ लीजिएगा, दोबारा लोग निगाह नहीं उठाएंगे आपकी तरफ। पैसा कमाइए, पैसे का सदुपयोग कीजिए। ये जो इतना बड़ा हॉल आपने बनाया, जो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा इतना बड़ा हॉल, अगर होगा भी तो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए खुलता है। इसलिए हॉल बनाइए, स्कूल बनाइए, सब। और जब अपने को सब दे चुके हों तो इस कड़वा पटेल, लौवा पटेल से निकल के सड़क के किनारे अगर कोई योद्धा हिंदू है तो उसकी भी पीठ थपथपा दीजिए, तब बात बनेगी। आप सब ने मुझे अपने बीच बुलाया, मेरा इतना सम्मान किया, इतनी इज्जत दी, और इतनी बड़ी संख्या में खास तौर पे बहन बेटियां और मां को मैंने नहीं देखा। आपने धैर्य से सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પુષ્પેન્દ્રભાઈ જે આપણી સમક્ષ આપને બધાને આટલું જાણકારી આપી તે બદલ આ શ્રી કચીલેવા પટેલ સમાજ तरफ थी आपका खूब खूब धन्यवाद.